नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं मिस्टर सीएम और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तो मिस्टर सीएम में हम हर बार आपको आपके प्रदेश, आपके राज्य के मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं और साथ ही आप अपने मुख्यमंत्री के बारे में जान पाते हैं कि आज आपके प्रदेश, आपके सूबे के लिए आपके मुख्यमंत्री ने क्या कुछ किया है। यही हमारा मकसद भी है कि मुख्यमंत्री के काम को आपके घर तक हम पहुंचाएं, ये इन्फॉर्मेशन हम आप तक दें कि आपके सूबे, आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर हमें पता ही नहीं होता कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कौन सी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, कौन सी योजनाएं हमारे लिए लेकर आ रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दिन भर उनके कार्यक्रमों को किन कार्यक्रमों ने मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया, आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली, इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री की बात करेंगे और साथ ही उनकी गतिविधियों को भी जानेंगे, जनता प्रदेश के विकास के अहम उठाए गए कदम को भी हम जानेंगे। इनका सीधा सरोकार सीधा आपसे रहेगा। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए 388 करोड़ रुपए की 272 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार कानपुर समेत प्रदेश के विकास की प्रतिबद्धता के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कानपुर कभी उत्तर भारत के मैनचेस्टर के रूप में विख्यात था, अपने उद्योगों की बदौलत अलग पहचान रखता था, लेकिन 70 और 80 के दशक में कुछ लोगों की बदौलत देश के 5 बड़े महानगरों में गिना जाने वाला कानपुर अराजकता, अव्यवस्था का शिकार हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कानपुर की छवि बदलने के लिए प्रयासरत है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने बदमाशों, अपराधियों को भी चेतावनी दी और कहा कि आईसीसीसी के तहत कानपुर सहित 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और अब कोई भी समाज विरोधी तत्व अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर किसी ने किसी चौराहे पर भी शरारत और छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर भागने से पहले ही पुलिस उसे ढेर कर देगी। कानपुर कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात था। अपने उद्योग धंधों के लिए इस महानगर ने अपनी एक पहचान बनाई थी। न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर भारत के नौजवानों और नागरिकों के लिए रोजगार का भी एक माध्यम था। लेकिन 70 और 80 के दशक में कुछ लोगों की नजरें इस महानगर के ऊपर लगी और देश के बड़े 5 महानगरों में कभी गिना जाने वाला कानपुर एक समय अव्यवस्था, अराजकता, बंद होते उद्योग और दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया। भाइयों बहनों, अपने इस महानगर को उसकी पुरातन पहचान दिलाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस एक नए अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पुण्य सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए। याद करिए, आज से लगभग 3 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कानपुर आए थे और कानपुर में आकर के सीसा मऊ नाला, जिसमें 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में उड़ेला जाता था, उसे पूर्ण तरह बंद करके सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदल करके हम लोगों ने अपने नैतिक दायित्व का परिचय देकर के फिर से मां गंगा के अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट कानपुर समझा जाता था। लोग कानपुर को इसके लिए झिझोड़ते थे, गलत निगाहों से देखते थे कि देखिए कभी कानपुर औद्योगिक और रोजगार की नगरी थी, आज कानपुर प्रदूषण पैदा कर रहा है। कानपुर का सारा शिविर गंगा जी में जाता है
इसके नीचे गंगा जी कहीं भी स्नान यानी आचमन की बात तो दूर, स्नान करने लायक नहीं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, कानपुर में किए गए प्रयोग का परिणाम है कि प्रयागराज में भी गंगा जी अविरल और निर्मल बनी हुई है। इसके दो उदाहरण स्पष्ट हैं। एक, कानपुर के सीसामऊ नाला को पूरी तरह चौक करते हुए वहां पर उसे हम लोगों ने आज सेल्फी पॉइंट में बदलने का काम किया है। और दूसरा, जाजमऊ के पास जहां एक भी जलीय जीव नहीं बचा था, आज गंगा जी में फिर से जलीय जीव दिखाई दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, एक और अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को साकार करता हुआ कानपुर है, वहीं कानपुर आज अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत वर्ष ही प्रारंभ कर दी थी। तेजी के साथ इसका विस्तार हो रहा है और मेरा अनुमान है फर्स्ट फेज के बाद अब सेकेंड और थर्ड फेज के कार्यों को बहुत शीघ्र हम कानपुर वासियों को लोकार्पित करने के लिए कानपुर में आएंगे। कानपुर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा को देने का कार्य करेंगे। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आम नागरिक के जीवन को कितना सहज और सरल बना सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ICCC इसका एक उदाहरण है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इसके साथ जोड़ना और ICCC के साथ ही हमारे शहर सुरक्षित हो, इसके लिए सेफ सिटी की योजना को इसी के साथ इंटीग्रेट कर देना, यह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक नए मॉडल के रूप में 18 ऐसी सिटी एक साथ ICCC के साथ इंटीग्रेट करते हुए सेफ सिटी के रूप में बन रहे हैं। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के लगभग 12 योगी कैबिनेट के मंत्री विदेश दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं। और इसी बीच राजधानी लखनऊ में ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी से मिला। ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों की सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के मुख्यमंत्री योगी ने ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों के साथ एक बैठक भी बुलाई। इसमें चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि GIS 2023 वैश्विक उद्योग जगत के लिए बेहतरीन मंच है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश GIS में ऑस्ट्रेलिया सहभागिता को उत्सुक है और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे उर्वरक भूमि है, सबसे संपन्न जल संसाधन है, जीरो बजट वाली विष मुक्त खेती है और उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना पर भी काम कर रहा है। ये किसानों की आय को बढ़ाने में बड़ा उपयोगी प्रयास होगा। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों का दल उत्तर प्रदेश में निवेश करेगा। हिमाचल प्रदेश की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर के शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। यहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में नवनिर्वाचित विधायक एकत्रित हो चुके हैं और इसी बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर के कांग्रेस में 2 नामों की चर्चाएं काफी तेज हैं और इनमें पहला नाम प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का है। दूसरे नाम की अगर हम बात करें
तो दूसरे नाम की भी चर्चा है और वो दूसरा नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। दोनों ही नेताओं ने विधायकों का समर्थन किया है और साथ ही समर्थन इनके पक्ष में है विधायकों का, ये भी ताल ठोक रहे हैं। इससे पहले दोपहर में कांग्रेस में नए मुख्यमंत्री को लेकर के जबरदस्त चर्चा थी। शिमला के होटल में प्रतिभा सिंह, भूपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल के प्रभारी राजेश शुक्ला के बीच बैठक की हुई। होटल में प्रतिभा सिंह ने बातचीत के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक राजभवन पहुंचे और वहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलगेलर से मुलाकात भी की। सूत्रों की अगर माने तो कांग्रेस केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने राज्यपाल को एक पत्र भी सौंपा है और उसमें कांग्रेस विधायकों की सूची तैयार की है। कांग्रेस ने पत्र के जरिए बताया कि उनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में विधायक हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल में जीत को जनता कार्यकर्ताओं की जीत बताया और साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की काफी अहम रोल की बातचीत की। माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उस पर अंतिम मुहर कांग्रेस की आलाकमान लगाएगी। शिमला में शिमला की जनता की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है जी। और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ के नेता हैं उनकी जीत हुई है। शुक्ला जी और सारे लोग लगे थे और प्रियंका जी का सबसे अहम रोल था। सोनिया जी, राहुल जी का आशीर्वाद तो था ही। खड़गे जी के अध्यक्ष के रूप में पहली जीत। सर, आप संकट मोचन माने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अब शिमला पहुंच गया, कौन बन रहा मुख्यमंत्री सर? अभी तो मीटिंग होगी। कौन सर, क्या लग रहा है? अब विधायकों की बैठक, विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान जो तय करेगा वो होगा फाइनल। तो आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुना। बात गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात में 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया काफी तेज होती नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। राजभवन पहुंचे भूपेंद्र पटेल ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। माना जा रहा है कि इस सप्ताह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। पार्टी की ओर से अब विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी करेगी। बीजेपी की ओर से 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से भाजपा की जीत हुई है गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी की 156 सीटें, जिस तरीके से बम्पर सीटों के साथ भाजपा ने जीत दर्ज की है गुजरात में, वो ऐतिहासिक है। और अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया और दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए 12 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण होगा। तमाम बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण में मौजूद होंगे। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री गृह मंत्री के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। अमित शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि मुलाकात के दौरान का विषय पेंडिंग आरडीएफ और साथ ही कई मामले रहे जिस पर बातचीत हुई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आगे बॉर्डर पर किसानों की तरफ से खेती करने के मामले पर भी बातचीत की। हम आपको यहाँ बताते चले कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बॉर्डर पर कंटीली तारों की दूरी कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर किसानों को खेती करने जाने पर अपने आईडी कार्ड दिखाने पड़ते हैं, फिर बीएसएफ के साथ उन्हें खेतों में जाना पड़ता है। इसी चक्कर में काफी समय बर्बाद हो जाता है। बॉर्डर पर खेत 200 मीटर के घेरे में है ताकि किसी किसान को कोई मुश्किल ना आए। 2-3 हमारे मुद्दे थे जो डिस्कस किए और उन्होंने कहा कि जल्दी इनका कोई ना कोई हल निकल जाएगा। और बहुत ही अच्छी मीटिंग रही, फ्रूटफुल रही। आरडीएफ का पैसा रूरल डेवलपमेंट का 2800 करोड़ के पास हमारा स्टॉक है। पिछली सरकारों की गलतियों की वजह से हमने एक्ट भी चेंज कर लिया, तो अब ये इन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया कि जारी कर देंगे। और जो बॉर्डर की जो फेंस है, तार है, जो
कई जगह पे 4-4 किलोमीटर अंदर है, तो बहुत सी ज़मीन तार के पार है, तो किसानों को आईडी दिखाकर बाहर मतलब तार के पार खेती करनी पड़ती है। बीएसएफ का भी टाइम जाता है, फ्रिस्किंग करते हैं, साथ में बीएसएफ जाती है खेती करवाने की। तो हम चाह रहे हैं कि उसको जितनी नज़दीक लेके जा सकते हैं इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक, उसको वहाँ पे हम पठानकोट में एक पायलट कर रहे हैं कि मिस्टर सीएम में फिलहाल के लिए बस इतना है। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहें सिर्फ न्यूज़ इंडिया 24/7।